हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरीके से संशोधन हो सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है वो है 368। दैट इज Article 368 provides for the ways or the procedure in which amendment to the Constitution of India can be made. अब as usual हम 4 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को आंसर करने का। सबसे पहले कि what is meant by the term amendment। यदि हम कहते हैं amendment to the Constitution of India तो इसका मतलब क्या है? That is our first question. The second question is that what are the procedures through which amendment to the Constitution of India can be made? वो कौन से प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं? जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो ये होगा कि what are the limitations on the parliament for अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर पर किस तरीके के लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर या अमेंडमेंट करने के लिए। एंड द फोर्थ क्वेश्चन विच विल बी आंसरिंग इज दैट व्हाट इज मेंट बाय द बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसको हम कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय अमेंडमेंट, की वर्ड अमेंडमेंट का मतलब क्या है? तो अमेंडमेंट सिग्निफाइज 3 थिंग्स, मतलब अमेंडमेंट के अंदर हम 3 चीजें कर सकते हैं। 1 इज एडिशन। एडिशन मतलब कोई चीज जोड़ना। नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन या रिमूवल या डिलीशन, कि कोई चीज हटाना। एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई वर्ड जो पहले से वहां है उसकी जगह दूसरा वर्ड रख देना। अमेंडमेंट कंसिस्ट्स ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोसीजर थ्रू विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी मेड। तो जो प्रोसीजर है वो 2 तरह के प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 तरह के प्रोसीजर दिए हुए हैं। फर्स्ट, दोज विच फॉल्स अंडर आर्टिकल 368, वो जो 368 के अंदर आते हैं। एंड सेकेंड, दोज विच डू नॉट फॉल अंडर द आर्टिकल 368। अब सबसे पहले हम वो देख लेते हैं वो अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर फॉल नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 3 है विच सेज कि यदि आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट इफ वी हैव टू फॉर्म न्यू स्टेट, यदि कोई पहले से राज्य है और उस राज्य का हमें बाउंड्री चेंज करना हो, उस राज्य का हमें एरिया चेंज करना हो, या उस राज्य का से हमें काट करके कोई अलग राज्य बनाना, तो इन दैट केस आर्टिकल 3 के थ्रू वो होगा। और इसके कारण शेड्यूल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शेड्यूल 4 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दोनों में चेंजेस होंगे। अब आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 3 के अंदर यदि हम कुछ चेंज कर रहे हैं, यानी इफ वी आर मेकिंग अ न्यू स्टेट या रीनेम कर रहे हैं स्टेट को, या उसका बाउंड्री चेंज कर रहे हैं या एरिया चेंज कर रहे हैं, उसके कारण यदि शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4, शेड्यूल 1 में सारे राज्यों के नाम लिखे रहते हैं और शेड्यूल 4 में राज्यसभा में किस राज्य के कितने सीट्स एलोकेटेड हैं वो दिए हुए हैं। तो यदि आर्टिकल 3 के कारण शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कुछ चेंजेस होंगे या अमेंडमेंट होगा तो हम उसे नहीं मानेंगे
अंडर आर्टिकल 368, दैट इज वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं किया जाता है। सेकेंड इज जैसे कि आर्टिकल 169 में है, वेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट। आर्टिकल 169 ये कहता है कि इन केस किसी भी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रिजोल्यूशन भेजना होगा और वो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। एंड यदि पार्लियामेंट उसे पास कर देती है तो हम उस स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं। सेम इज द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि यदि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल रिमूव करना चाहते हैं किसी भी स्टेट का तो 169 में इट कैन बी डन। पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से एक रिजोल्यूशन पास होगा एंड दैट रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो इस तरह के कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं which do not fall under Article 368 और ये amendments are done by simple majority। Next जो सेकेंड हमारा है वो ये है कि वो amendment जो आर्टिकल 368 के अंदर किया जाता है। तो 368 के अंदर भी यदि कोई चेंज करना है तो still there are two types of procedure for it। पहला वो amendment which can be done by special majority, मतलब वो अमेंडमेंट जिसमें सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% + 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, आर्टिकल 368 कहता है कि एक प्रोसीजर ये है कि जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट को पास करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू चेंज पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो उस समय ये स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। बट जहां पर फेडरल रिलेशन इज कंसर्न, दैट इज सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप हो या कोई ऐसा मैटर हो जहां पर हमारा फेडरल रिलेशनशिप इज इन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यदि कुछ फेरबदल करना हो या इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कुछ चेंज करना हो, तो इन चीज़ों के लिए वी रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट प्लस रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो 368 में ये दो प्रोसीजर दिया गया है। नेक्स्ट लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन विच सेज कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द अमेंडिंग पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करने के लिए लिमिटेशंस क्या है ऑन द पार्लियामेंट। तो एज सच यदि हम देखें तो देयर आर 2 limitations एट प्रेजेंट फॉर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये 2 limitations जो हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज प्रोसीजरल लिमिटेशंस। प्रोसीजरल लिमिटेशंस जो हम अभी देखें आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है कि यदि उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है देन इट शुड बी पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यदि उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना है देन इट शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। जैसे हमने देखा इलेक्शन कमीशन के पावर्स को यदि चेंज करना है, और यदि उसे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट से होना है तो वो इस प्रोसेस को भी फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक केस था की हो तो हो लोन केस 1993 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, इसको चैलेंज किया गया कि इट हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड बाय द
हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को स्ट्रक डाउन कर दिया था पार्शियली, जहां तक कि इट रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन जो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर में है वो है सब्सटेंटिव लिमिटेशंस। और सब्सटेंटिव लिमिटेशन जो रेज किया गया था दैट वाज लेड डाउन इन फेमस केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसे फेमस रूप में फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं। केशवानंद भारती केस में एक सब्सटेंटिव लिमिटेशन ले डाउन किया गया था और वो ये था कि पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है बट फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते किसको हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन हमें, जैसा मैंने आपको बताया है, केशवानंद भारती केस में कहा गया था और इसी में इन्होंने कहा कि इट विल डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। केशवानंद भारती में उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये केस टू केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो बहुत सारे केसेस में उन्होंने इसे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, बट हम अभी एक एक्रोनिम लेंगे जज, और जज में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंक्लूड है। तो जे स्टैंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो मिनेर्वा मिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं ले सकती। नेक्स्ट जे के बाद आता है जज के इसमें यू। तो यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी and integrity of the nation. In R.C. पोदियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू चेंज नहीं कर सकती है। द नेक्स्ट लेटर जो जज के वर्ड में आता है दैट इज JUD. D stands for democracy. Now in इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो नेक्स्ट लेटर आता है वर्ड जज में दैट इज G एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट बाय लॉ और या गवर्नमेंट एज पर लॉ, जिसको हम फेमसली रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। इन L. चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट वाज हेल्ड कि रूल ऑफ लॉ भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। द लास्ट लेटर इन द वर्ड जज इज योर E एंड E स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू इसको भी चेंज नहीं कर सकता है। ये कहा गया था फेमस इंदिरा साहनी केस में, जिसको हम लोग मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने देखा कि अमेंडमेंट का मतलब क्या है, एनी एडिशन, एनी डिलीशन और एनी सब्सटीट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, हमने ये देखा कि अमेंडमेंट कितने तरह से हो सकते हैं, तो दो तरह से हो सकते हैं, एक जनरल अमेंडमेंट और एक अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। फिर आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट होता है उसमें दो प्रोसीजर बताए गए हैं, वन विच इज डन थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी एंड अनदर जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए। फिर हमने देखा कि लिमिटेशंस क्या हैं अमेंडमेंट के ऊपर,
तो दो लिमिटेशंस हैं, प्रोसीजरल लिमिटेशन जो आर्टिकल 368 में दिया गया है, एंड सेकेंड इज सब्सटेंटिव लिमिटेशंस जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन केशवानंद भारती केस में कहा गया है। और लास्ट में हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स जुडिशियल रिव्यू जो मिनेर्वा मिल में कहा गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो पोडियाल के केस में कहा गया था, देन डेमोक्रेसी विच इंक्लूड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इंदिरा नेहरू गांधी के केस में कहा गया था, देन इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट बाय लॉ जो एल चंद्र कुमार के केस में कहा गया था, एंड लास्ट इट इंक्लूड्स राइट टू इक्वालिटी जो इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था। थैंक यू फ्रेंड्स।